मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट करना। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। मैंने उनका फोटो यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। मैं पहले सोचा था कि फोटो वगैरह लगाऊंगा तो काफी सारे व्यूज आएंगे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी बात पहुंचाना है उन तक, ठीक है। तो मैं उनका पूरा नाम भी नहीं ले रहा हूँ और ना ही मुझे कोई कंट्रोवर्सी करनी है, मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है उनसे बस, ठीक है। क्योंकि पर्सनली मैं नहीं कर सकता, सोशली बोल रहा हूँ इसको, तो आई थिंक उन तक ये चीज पहुंच जाएगी, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो प्लीज इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। मैं कोई आपका हेटर नहीं हूँ, मैं भी आपका पुराना ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस पहले ये वीडियो आप जो है पूरा देख लेना, फिर उसके बाद में जो भी आपका रिएक्शन आता है वो आप कमेंट कर सकते हो। मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर आपको हैप्पी बर्थडे आज के दिन, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। ये मुझे आपके फेसबुक प्रोफाइल से ही पता चला जब मैंने देखा, तो 10 अगस्त 1993 का आपका जन्म है, तो हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो। अब मेन बात पे आते हैं, आज आपने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट दैट इज मल्टीपर्पज दैट इज क्लर्क, इसका सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दिया, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। बट एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई सर, कि यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है 18 से 28 साल, इसमें अप्लाई करने का एज लिमिट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि 1996 के पहले वाले जो है जिनका जन्म हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते एज अ जनरल कैटेगरी, लेकिन आपका जो जन्म है 93 में हुआ है, ये चीज मैंने फेसबुक प्रोफाइल से लिया हुआ है, ठीक है। तो 1993 में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पे 96 के पहले वाले जो है एलिजिबल नहीं है। तो एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपके ही सेंटर पे थे, एग्जामिनेशन दे रहे थे और वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे एलिजिबल हो गए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आपका एज जो है 28 क्रॉस कर चुका है, तो आप तो टेक्निकली जो है फॉर्म तो भर ही नहीं सकते इसका, और एथिकली बोलो या टेक्निकली बोलो तो फॉर्म तो भर ही नहीं सकते। तो उसने मुझे पूछा कि ये कैसा हुआ होगा। सही बात है, ये हो नहीं सकता, लेकिन आईबीपीएस के फॉर्म भरने के टाइम पे होता क्या एक्चुअल में कि आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो, कोई वेरिफिकेशन होता ही नहीं है एग्जामिनेशन देने के टाइम पे। तो टेक्निकली और एथिकली तो एलिजिबल नहीं है सर। डेफिनेटली आपने अगर फॉर्म भरा है जेन्युइनली, क्योंकि आपने जो है सारा कुछ दिखाया भी है, पब्लिकली सारे कुछ दिखाया हुआ है कि आपने एग्जामिनेशन दिया है, आपके इतने अटेम्प्ट हुए हैं, आप जो है अपना सेंटर भी बता रहे थे कि मेरा सेंटर ये है, आपने हॉल टिकट पे आप सब कुछ बता रहे थे। इट मीन्स ये है कि आपने जो है कैटेगरी से फॉर्म डेफिनेटली भरा हुआ है, ठीक है। चाहे SC ST या फिर OBC से आपने फॉर्म डेफिनेटली भरा है, जिसके कारण आप एग्जामिनेशन दे पाए हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एग्जामिनेशन कोई भी दे सकता है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एग्जामिनेशन दिया, एनालिसिस के लिए आप देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे वहां लगी सर कि आप एलिजिबल ही नहीं हो फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, कैटेगरी से फॉर्म भर लिया, क्योंकि रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल जाता है। तो कैटेगरी से फॉर्म अगर आपने भरा है, मुझे मालूम है सर आप एग्जाम निकालने के लिए फॉर्म नहीं भर रहे हो, आप सिर्फ एनालिसिस के लिए भर रहे हो। प्री में कैसे पेपर आता है, मेंस में कैसे पेपर आता है, इस तरीके से आप वो कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। आप आगे पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भर लिया है, आपकी कैटेगरी तो है नहीं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अब जिस कैटेगरी से जो रिजर्व कैटेगरी है, किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसने जो है मतलब रिलैक्सेशन ले लिया है। अब अगर सिलेक्शन उसका हो भी जाएगा, जनरल से ज्यादा भी मार्क्स ला लेगा वो, लेकिन उसको अपने ही कैटेगरी में पोस्ट मिलेगी। मुझे मालूम है कि आप किसी की सीट वेस्ट करना नहीं चाहते हो, ना ही करते हो, लेकिन इस केस में सर सीट वेस्ट हो जाएगी। अगर आपका आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम निकल गया तो एक सीट डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगी उस कैटेगरी वाले बंदे की। प्रीलिम में वो बाहर हो जाएगा। मेंस में तो ठीक है, मेंस में जितने लोग बैठना है बैठेंगे, जितनी सीट है वहां पे उतनी ही सीट उनको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेंस में एक बंदा जो है कैटेगरी वाला आ सकता था, बट आपकी कैटेगरी वो है ही नहीं, लेकिन आपने फिर भी उसका फॉर्म भरा है, और बाय चांस अगर क्लियर हो जाता है प्रीलिम, तो उस बंदे का जिसका प्रीलिम क्लियर होने वाला था, उसका प्रीलिम क्लियर नहीं होगा, मतलब उसको चांस नहीं मिलेगा। एक बंदा जो है वो मेंस नहीं दे पाएगा, अगर उसका सिलेक्शन होने वाला होता तो इस बार नहीं होगा। सीट तो जितनी है उतनी तो मिलेगी ही, लेकिन उसका चांस तो गया ना, मैं वो बोल रहा हूँ सर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एग्जामिनेशन देखना ही है कि किस तरीके का एग्जामिनेशन आता है, तो आप जो है स्क्राइब बन के जाइए, आप पूरा पेपर देखिए, आप जो है स्क्राइब बन के जाइए, आप पूरा पेपर देखिए, एनालिसिस करिए, एंड फिर आप जो है चैनल पे जाके आप एनालिसिस बताइए कि देखो ऐसे ऐसे पेपर आया हुआ था, इस तरीके से आया हुआ था, आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, ETC वगैरह आप बता सकते हो। लेकिन देखा जाए तो ये एथिकली गलत है, और IBPS जो ये सारी चीजें चेक तो करता नहीं है। कोई भी कभी भी जो है किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं। ऐसे आपसे इंस्पायर होकर काफी लोग जो है फॉर्म भरने जाएंगे, और इस कारण जो है जो कैटेगरी वाले बंदे होते हैं ना, उनका नुकसान होता है सर मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको फॉर्म नहीं भरना है तो मत भरिए। अगर आपको एनालिसिस लेना है तो आप अपने स्टूडेंट से एनालिसिस ले सकते हैं, या फिर आपको मीटअप करना है तो आप अलग से मीटअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप ये जो फॉर्म है या ये सब सारी चीजें जो है पब्लिकली नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता और कोई बोलता भी नहीं, मैं भी नहीं बोलता। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ये गलत है ना, वो उनकी हक की सीट है सर, वो उनका हक है एग्जामिनेशन देना। आई होप आप समझोगे इस चीज को और इस वीडियो को पॉजिटिवली लोगे। मुझे मालूम है सर, आप जो है किसी की सीट वेस्ट करना नहीं चाहते, आप सिर्फ एनालिसिस करना चाहते हो एग्जामिनेशन देखे कि एग्जाम प्री का कैसा आया था, मेंस का कैसा आया था। मैं आपकी बात सारी चीज समझ रहा हूँ, लेकिन एक बंदे का चांस जा रहा है ना सर मेंस देने का, मैं वो बोल रहा हूँ, वो भी कैटेगरी वाले बंदे का। आप अपने कैटेगरी से कितने भी बार अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरे की कैटेगरी से फॉर्म भर के और फिर एग्जामिनेशन देते हो तो ये एथिकली और जो है इस तरीके से भी गलत है सर मेरे हिसाब से। बाकी मैं सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो इस तरीके से आप मत करना, किसी का चांस मत खाओ। अगर आपकी कैटेगरी है और अगर आप एज लिमिट में बैठते हो तो आप कितनी भी बार एग्जामिनेशन दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, वो आपका हक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो दूसरे का जो हक है वो छीना जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लीजिए। मैं कोई हेटर नहीं हूँ किसी का, बट जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ। क्योंकि आप तो कैटेगरी से भर के जो है दूसरे कैटेगरी से भर के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपका तो कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उसका लॉस हो रहा है डेफिनेटली। उसको मेंस का एग्जामिनेशन देने नहीं मिल रहा है, क्या पता उसका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से होते तो आप कितने भी भर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। IBPS जब रोक नहीं रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ बोलने। लेकिन यहाँ पे जो है बात है एलिजिबिलिटी की, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो, उनका एक चांस खत्म कर रहे हो सिलेक्शन का, तो इस चीज से मुझे दिक्कत है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिक्वेस्ट जो भी मैंने चीजें बोला है आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और आगे जो है इसको सुधारेंगे। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सर।